अब देखो इसके अंदर 17 तो क्या थे अपने आवश्यक पोषक तत्व। आवश्यक पोषक तत्व कितने 17। और 4 जो तत्व होते हैं उनका नाम है फंक्शनल, जिनको न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, कार्य की। मैं बता रहा हूं एक मिनट। अब देखो किताबों में फंक्शनल जो न्यूट्रिएंट्स है आपके, जो फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स है उनको मुख्य रूप से 4 फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स बताए जाते हैं। लेकिन अगर कार्य की डीजे निकोलस ने बताया था, डीजे निकोलस ने बताया था कि जो फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स है वो 21 टोटली होते हैं। ऐसा नहीं कि एक फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स है, वो टोटली ही फंक्शनल है, वो वर्किंग करते हैं प्लांट्स के अंदर। कहीं भी दे दिया होगा, कहीं 4 बताते, कहीं क्या बताते कि निकोलस। बट निकोलस ने ये कहा था कि टोटल टोटल जो कार्य करते हैं प्लांट्स के अंदर वो 24, पहले तो क्या थे 20 थे टोटल, लेकिन जो 21 न्यूट्रिएंट्स हैं वो टोटली क्या पौधे में वर्कआउट करते हैं, कुछ ना कुछ उनका कार्य है। तो अगर फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स निकोलस के अनुसार बात करते हैं दे हैव 21। तो राइट डाउन कर लीजिए। आपने क्या पढ़ा मुझे नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। पाद पोषक तत्व में आवश्यक पोषक तत्व दे हैव 17 और कार्य की तत्व बताए 4, बट दे हैव दी टोटल निकोलस के 21। ये ऐसे लिख लीजिए, डीजे निकोलस के अनुसार कार्य की तत्व 21। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए आप। और इनसे बच गए रिलेवेंट, अगर अलग में वो बता रखा वो भी आपको नोट लगा के उसमें लिखा दूंगा। इंपॉर्टेंट तथ्य में एक बार आप लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखिए, मृदा में पोषक तत्वों के स्रोत। आवाज नहीं भाई। द सोर्सेज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट इनटू द सोइल। मृदा में पोषक तत्वों के स्रोत। सबसे पहले देखो, खाद एवं उर्वरकों द्वारा पोषक तत्व मिलते हैं नहीं खादों में। खादों में क्या होते हैं, जो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर है, कंसंट्रेशन ऑर्गेनिक मैन्योर है, सांद्रित खाद्य और स्थूल खाद्य। तो देखो खादों के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा मिलती है। साथ में अगर उर्वरकों की बात करें तो कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कुछ अगर फेरस सल्फेट वगैरह की, एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करें, किसी में आयरन पाया जाता है। अगर मेन यूरिया वगैरह की बात करें, जिप्सम की बात करें, तो सब में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो फर्स्ट सोर्स तो क्या हो गया, पादप होगा। इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स का खाद एवं उर्वरकों के द्वारा मिलता है कि नहीं इनमें पोषक तत्व। अरे मिलते हैं कि नहीं इनमें। ठीक है, दूसरा इसमें लिखिए फसलों के अवशेष। फसलों के अवशेष, क्रॉप रेजिड्यू। फसलों के अवशेष से क्या होगा, बोलो बोलो क्या मिलेगा, कार्बन। मुख्य रूप से डायरेक्ट बात करें, और डिकम्पोजिशन की बात करें तो हुमस बनता है। हुमस बनता है ना। अब हुमस बनेगा तो उसमें डिग्रेडेशन, जीवाणुओं के द्वारा डिग्रेडेशन होगा, उसका डिकम्पोजिशन होगा, अपघटन होगा। अपघटन होगा तो नाना प्रकार के उसमें से एलिमेंट्स मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, नाइट्रोजन मिलेगा, कार्बन भी मिलेगा, कुछ मात्रा में वहां पे जो अन्य सोर्सेज है उनमें एल्यूमिनियम मेटल्स वगैरह भी मिलेंगे। वो सारा किसमें, फसलों के अवशेष में। ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरा लिखो, मृदा सुधारकों द्वारा
मृदा सुधार को मृदा सुधारक क्या होते हैं? सुना है आपने, चूने वाले पदार्थ, जिप्सम है, आयरन पायराइटिस है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, फेरस सल्फेट है, ये सारे क्या है? मृदा सुधारक, मृदा को सुधारने वाले। ये बाली के भी उबासी ले रही थी, इस लेके रह गई अंदर। तो ये क्या मृदा सुधारक है, जिसमें मात्राएं होती है, क्वांटिटीज होती है इनकी, एलिमेंट्स की, जो मृदा में उनकी मात्रा। अब लवणीय मृदा आपने पहले पढ़ी है, तो जैसे जिप्सम प्रयोग करेंगे तो मृदा में किसकी मात्रा बढ़ाएगा? किसकी मात्रा? नहीं, अगर जिप्सम लवणीय मृदाओं में देंगे तो किसकी मात्रा बढ़ाएगा? सॉरी, क्षारीय मृदाओं में देंगे किसकी मात्रा बढ़ाएगा? और कैल्शियम की मात्रा, अम्लता की। तो बेसिकली यहां न्यूट्रिएंट्स अगर जिप्सम मिला रहे हैं तो कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी, सल्फर की मात्रा बढ़ेगी भूमि में, क्योंकि जिप्सम में क्या पाया जाता है? कैल्शियम और सल्फर। तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी कि नहीं उसमें? अरे मृदा में बढ़ेगी ना, तो मृदा सुधारक। ऐसे ही आयरन पायरेटिस की बात करेंगे तो आयरन की मात्रा बढ़ेगी मृदा के अंदर। जिप्सम चूने वाले पदार्थों की बात करेंगे तो कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी, है ना। तो ये क्या है, इनके द्वारा भी मृदा में क्या है, पोषक तत्व पौधों को प्राप्त होते हैं। अब देखो, क्षारीय मृदा थी, उसमें जिप्सम दिया, जिप्सम देने से कैल्शियम की मात्रा बढ़ी, तो पौधे में क्या कैल्शियम नहीं मिल रहा था ठीक ढंग से, क्योंकि साल्ट ज्यादा आ गए थे, सोडियम ज्यादा आ गए थे, तो वहां पे कैल्शियम मिला कि नहीं? पौधे को मिला तो ठीक है ना, वो उसका सोर्स तो हुआ। ये तीसरा, चौथी कंडीशन, दलहनी फसलों द्वारा। दलहनी फसलों द्वारा अब दलहनी फसलों द्वारा कैसे प्राप्त होता है? देखो, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। इनकी जो दलहनी फसलें हैं उनकी जड़ों पर क्या है, नोड्यूल्स पाई जाती है, ठीक है, गांठें पाई जाती है। गांठों के अंदर कौन सा जीन पाया जाता है? निफ जीन पाया जाता। क्या बताया आपने? निफ जीन पाया जाता। कौन सा जीन? जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन पाया जाता है। क्लियर? ठीक है। वो नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन क्या करता है? वातावरणीय जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करता है। क्या करता है? उसको अवेलेबल फॉर्म में बनाता है। कौन सी जड़ों के अंदर पाया जाता है मोस्टली? ये दलहनी फसलों की जड़ों में। तो नाइट्रोजन, एक तो आपका नाइट्रोजन 78% मिल ही नहीं रहा फसलों को, है तो ज्यादा वातावरण में, बहुत ज्यादा नाइट्रोजन है, तो ये काम का है कि नहीं? तो दलहनी फसलों में इसकी एबिलिटी किसकी हो गई? नाइट्रोजन की बढ़ गई। साथ में कुछ फास्फोरस भी लाए, सोल्यूबल जो बैक्टीरिया है वो फास्फोरस को एबिलिटी फॉर्म में लाते हैं। तो इस प्रकार से जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले कुछ सहजीवी जो जीवाणु हैं वो पोषक तत्वों की एबिलिटी, उनकी प्राप्यता को बढ़ाते हैं। तो दलहनी फसलों के द्वारा भी क्या है, किसका मृदा में पोषक तत्वों के स्रोत हैं। ये भी इसकी सहायता करें कि नहीं? किनकी? पोषक तत्व उपलब्ध कराने में। मैंने बताया दलहनी फसलों की जड़ों के ऊपर गांठें पाई जाती है, पिंक गुलाबी कलर की। देखा होगा चने को उखाड़ना, उसमें देखना मिट्टी को हटाकर गुलाबी कलर की गांठें पाई जाती है। उसकी बहुत ज्यादा उसकी नोड्यूल्स होगी उसकी रूट्स के ऊपर, और उन रूट्स के अंदर निफ जीन पाया जाए। उस जीन का नाम है निफ जीन। निफ जीन को बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। एग्रोनॉमी में आपको पढ़ाएंगे सर, या मैं पढ़ाऊंगा जो भी, उनको बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीन। वो नाइट्रोजन जो वातावरण में अप्राप्य नाइट्रोजन है उसको प्राप्य नाइट्रोजन में बदलते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और वो पौधों को प्राप्त करवाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये चौथी कंडीशन है दलहनी फसलों द्वारा। और नेक्स्ट लास्ट है असहजीवी जीवाणुओं द्वारा, वो भी यही कंडीशन, असहजीवी। एक तो हो गया सिम्बायोसिस एसोसिएशन, सहजीवी
संबंध, और एक होता है असहजीवी संबंध। ठीक है, राइजोस्फीयर जो आपकी बात करते हैं, उसमें क्या होगा कि उसको सामान्य रूप से शेल्टर की नीड होती है। किसकी जरूरत है? शेल्टर, घर की जरूरत होती है। और वो फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया, फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया जो फास्फोरस को एबिलिटी करवाते हैं, तो दोनों ही सहजीवी और असहजीवी बैक्टीरिया किसके सोर्स हैं? वो पर्णदाह पोषक तत्वों के स्रोत है। कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपके, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इनके स्रोत क्या है, कहां से मिलता है। तो खाद उर्वरकों से मिल रहे हैं। ठीक है, उबा से ले रही थी, ले लो। दूसरी चीज, फसलों के अवशेष मुख्य रूप से उनसे प्राप्त रेजिड्यू से प्राप्त होते हैं, मृदा सुधारकों द्वारा प्राप्त होते हैं, दलहनी फसलों द्वारा, और ऐसी सहजीवी बैक्टीरिया के द्वारा। लिख लीजिए, नहीं लिखा उसने। तो ये सामान्य रूप से एलिमेंट जो पादप पोषक तत्व यहां से प्राप्त करते हैं, इन पदार्थों से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट लिखो, पोषक तत्वों के प्रमुख कार्य। अब देखो, आपके जो परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, एक बार तो आपको कार्य बताएंगे, फिर आपके जो जिनसे डिजीज होती है, एक क्वेश्चन इनमें से आता है, चाहे हॉर्टिकल्चर में आए। सुनिए मेरी बात, जो इनमें क्वेश्चन आएगा वो या तो आपको इस वैज्ञानिक से रिलेटेड पूछ लेंगे, या कितने टोटल आवश्यक पोषक तत्व है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है। न तो आपको कोई क्राइटेरिया पूछेंगे, न आपको कोई परिभाषा पूछेंगे, न आपको कोई स्रोत पूछेंगे। हाँ, आयनिक फॉर्म, जो आयनिक फॉर्म आपको बता दी कि फास्फोरस की एबिलिटी किस पे होती है, साथ में बच्चे किस पीएच किस लेवल पे होता है, कौन से आयन किस पे मिलते हैं, वो आपको इंपॉर्टेंट तथ्य में मैं बताऊंगा। दूसरा जो आपके क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट कार्य से बनता है। तीसरा क्वेश्चन जो बनता है वो इनसे, जो इनकी कमी से या इनकी अधिकता से जो रोग होता है फसलों में, वहां से क्वेश्चन आते हैं। ये तीन और चार जगह से क्वेश्चन बनते हैं आपके इसमें रिलेवेंट। न कोई परिभाषा का कोई क्वेश्चन आता है, न कोई और किसी का आता है। तो थोड़ा सा आपका कार्य के बारे में ध्यान रखना। तो सबसे पहले लिखो पोषक तत्वों के प्रमुख कार्य, पादप पोषक तत्वों के कार्य। तो लिखो CHMO, सबसे पहला तीनों को लिखो CHO। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें ये पोषक तत्व, फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, ये पोषक तत्व पौधों द्वारा जल तथा वायु से सीधे अवशोषित कर लिए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, इनसे पौधे का शुष्क भार 94 से 95% निर्मित होता है। पौधों बाहर, बेटा शुष्क बाहर, ड्राई मैटर अगर पूरा बात करेंगे बाद में इस प्लांट्स की में, तो इसमें ये आएंगे इतने परसेंट। तो ये होगा, अपनी बॉडी होगी पूरी, टोटल पोस्टमार्टम होता है तो बॉडी के अंदर क्या क्या होता है वो सारा चीजें हैं, तो इनकी पोस्टमार्टम करेंगे तो ये चीजें मिलेगी इसमें। ठीक है, पौधे का पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, लास्ट पॉइंट, ये पोषक तत्व प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे में सभी कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में सहायक होते हैं। अरे होते हैं कि नहीं होते हैं क्या? देखो CO2 काम आ गया, H2O, ठीक है, और प्रोसेस क्या बन रही है? यौगिक बन रहा है, ठीक है, ग्लूकोज बन रहा है, चाहे वो लाइट जो भी कलरफुल आपके आएगी। तो ये क्या है? डायरेक्टली जो प्रकाश संश्लेषण है उन क्रियाओं में ये क्या है? भाग लेते हैं। कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, मुख्य रूप से अगर बाई प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ऑक्सीजन बनता ही है। तो मुख्य रूप से ये जो यौगिक बनते हैं प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप, उनमें क्या है? ये भाग लेते हैं। जो पौधे का ड्राई मैटर कुल शुष्क भार का 94 से 95% भाग बनाते हैं, वो कौन से एलिमेंट्स है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाँ वही CHO ही बोला जाता है। ठीक है, CHO, ठीक है, कार्बन है। ऐसे मत बोल देना कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, हाँ होता ना, कल परसों एग्जाम थी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, CHO। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, दूसरा लिखो नाइट्रोजन के कार्य।
नाइट्रोजन के कार्य, नाइट्रोजन के कार्य देखो, वैसे अगर बात करें तो 46% के लगभग 45% के लगभग कार्बन होता है, 6% के लगभग हाइड्रोजन होता है उसमें, ये 54% भाग की बात करें तो, और लगभग 40% के लगभग ये होता है। ठीक है, 40 से 45% के लगभग, ये एवरेज बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजन थोड़ा कम होता है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा इनमें, CHO की बात करें तो। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए नाइट्रोजन के कार्य। फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, ये पौधों की वानस्पतिक वृद्धि, क्या क्या वानस्पतिक वृद्धि में, जैसे कल्ले फूटना, कोमा, बढ़वार आदि में सहायक होते हैं। एक तो होता है, आपने देखा होगा, कोशिका विभाजन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? पौधे के अंदर एक होता है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन पार्ट। एक होता है इलोंगेशन क्षेत्र, कोशिका की वृद्धि वाला क्षेत्र। ये शूट एंड रूट पार्ट बता रहा हूं मैं, ये मान लो प्लांट्स की रूट्स हैं, जो भी है। इस पार्ट के अंदर जैसे ही नाइट्रोजन का यूज करेंगे, उसकी नाइट्रेट फॉर्म या कोई सी फॉर्म जारी है प्लांट्स के अंदर, तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ होती है इसमें सेल डिवीजन में होती है, और उसके जैसे सेल डिवीजन में होगी, ये वर्कआउट प्रेशराइज करेगा, जिससे होगा सेल इलोंगेशन। और ये कंडीशन होगी तो धीरे धीरे आपके क्या नोड्स की बढ़वार होगी। चाहे कोई सा गेहूं का पौधा है, कोई सा प्लांट है, इन नोड्स की जो लंबाई है उसमें वृद्धि होगी। तो ये नाइट्रोजन का मुख्य, आपने देखा होगा, तभी किसी भी फसल में नाइट्रोजन अप्लाई करते हैं, तुरंत से क्या है वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है, ड्यू टू दी सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन। उसकी कोशिका विभाजन क्षेत्र में वृद्धि होने से, और उसकी कोशिका में उसमें लंबवत वृद्धि होने की वजह से उसकी ग्रोथ बढ़ती है, उस पौधे की बढ़वार बढ़ती है। और बोर्नवीटा देते हैं तो कहीं ना कहीं सेल उसमें है, अब मुझे पता नहीं उसमें क्या होता है अपने ह्यूमिनिटी के अंदर, जैसे साइज वगैरह के लिए देते हैं ना, कहीं बोने हो जाते हैं ठिगड़े, है ना, तो मुख्य रूप से बच्चों के लिए। तो अपन इस प्लांट्स के अंदर भी क्या है, उन बोनेपन को दूर करने के लिए नाइट्रोजन एक मेन सोर्स की बात कर सकते हैं अपन। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, क्लोरोफिल एवं प्रोटीन का अभिन्न अंग है। क्या होता है क्लोरोफिल? क्लोरोफिल और किसका? आवाज नहीं भाई। प्रोटीन, प्रोटीन का अभिन्न अंग होता है नाइट्रोजन। क्लोरोफिल क्या होता है? बोलते क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है पर्णरहित होता है हिंदी में, ऐसे बोल दो। क्लोरोफिल मुख्य रूप से कई प्रकार के होते हैं, कुछ रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर, कुछ रेस्पॉन्सिबल फॉर पर्पल, सॉरी पिंक कलर। ठीक है, जैसे जेंथोफिल वगैरह की बात करें। लेकिन जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स की बात करें तो क्लोरोफिल जो ए है, जिसका अभिक्रिया के अंदर P700 है, कभी नाम सुना होगा। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? मतलब जो भी बायोलॉजी वाले तो एग्रीकल्चर में आएंगे नहीं ना। अरे एग्रीकल्चर बायोलॉजी का ही तो है, उसमें नहीं आता क्या? तो अभिक्रिया के अंदर P700 होता ना, जो क्लोरोफिल ए होता है उसका अभिक्रिया के अंदर क्या होता है? P700। P700 में क्या है, सूर्य की ऊर्जा पाकर क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपायरेट करता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, ट्रांसपायरेट नहीं, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। कभी नाम सुना होगा आपने प्लास्टोक्विनोन वगैरह,
कि सबसे पहले ग्रहण करने वाला जो होगा वो प्लास्टोक्विनोन होगा, है, कभी सुना? तो ये लगभग लगभग जो रिएक्शंस होती है, साइक्लिक फास्फोराइलेशन, जो फास्फोरीकरण होता है उनका, तो ये रिएक्शन चलती है, उसमें क्लोरोफिल मुख्य भूमिका निभाता है। साथ में आपको पता ही चल रहा है कि क्लोरोफिल कहाँ भूमिका निभाएगा, प्रकाश संश्लेषण में निभाएगा, जिसके कारण से ग्लूकोज का निर्माण होगा। तो ये इनका अभिन्न अंग होगा। दूसरी कंडीशन है प्रोटीन। प्रोटीन किससे बनी होती है? प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? अरे सब बताओ तो। एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल मिलकर एक दूसरे से बाइंड होकर किस श्रृंखला का निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन। ठीक है, फिर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है मैं मोस्टली वहां पे। तो एमिनो एसिड होते हैं, तो एमिनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन का निर्माण। तो इनसे क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होगी, तो उस प्लांट्स के अंदर कले फूटने में सहायता रहेगी, उस प्लांट्स के अंदर जो सक्लेंट पार्ट है वो भी ज्यादा रहेगा। तो ठीक है, नेक्स्ट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखिए। तो क्लोरोफिल एवं प्रोटीन का अभिन्न अंग होता है नाइट्रोजन। अरे एमिनो अम्ल होते हैं ना, मिथियोनिन, ठीक है, मिथाइनिन, ये सारे विथेनिन, ये सारे किसके अभिन्न अंग? इसमें नाइट्रोजन मुख्य रूप से होता है। नेक्स्ट लिखो, चारे एवं दाने वाली फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है। अब चारों में भी नीड ज्यादा है प्रोटीन की, और दानों में भी प्रोटीन की ज्यादा नीड है कि नहीं? प्रोटीन, अरे धान्य फसलें खाते हैं अपने, तो एवरेज 10 से 12% क्या पाया जाता है उनमें? प्रोटीन पाया जाता है। चावल की बात करें तो चावल में कम पाया जाता है, 6 से 7% प्रोटीन होता है। लेकिन अगर गेहूं, जो बाजरा, इनकी बात करें तो 10 से 12% क्या पाया जाता है? प्रोटीन कंसंट्रेशन होती है, प्रोटीन पाई जाती है। अगर दालों की बात करें तो नॉर्मल दालें, मूंग, मोठ, जो इनकी बात करें तो इनमें 20 से 25% क्या इनमें प्रोटीन, अकॉर्डिंग टू वेराइटी, वेराइटी के अनुसार इनमें प्रोटीन की मात्रा होती है। तो इससे क्या है, नाइट्रोजन का अप्लाई करेंगे फसलों में, तो वो दानों और चारे में किसकी मात्रा बढ़ाएगा? प्रोटीन की मात्रा। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएगा तो पशु भी उसको चाव से खाएंगे चारे को, और अपन पशु नहीं अपन, लेकिन अपन भी आराम से दानों को प्रोटीन के जो है अपनी सेल्स है उनके विकास के लिए जरूरी है, वो भी प्रचुरता से रहेगी उसमें। तो नाइट्रोजन के कार्य। नेक्स्ट लिखो इसमें, नाइट्रोजन की अधिकता के लक्षण, इसी में लिखो कि अधिक नाइट्रोजन आ जाए तो क्या होगा? सिम्टम्स ऑफ एक्सेस नाइट्रोजन। अब देखिए, एक तो आप फिक्स पौधे के अंदर थोड़ी सी यूरिया देना, और एक आप खूब सारा उसके चारों तरफ यूरिया डाल देना, क्या होगा? पौधा मर जाएगा, मृत हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो लिखो अधिकता से भी नुकसान है। फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, अधिक वृद्धि एवं कोमलता के कारण फसलें गिरने लगती है। कैसे? सेल डिवीजन फास्टली होगा, इलोंगेशन ज्यादा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, लेकिन बेचारे में क्या है? स्ट्रेंथ, हाँ बदम कर रही, ठीक है। तो वही कंडीशन रह जाएगी। तो क्रॉप लॉजिंग जो होगा क्रिया, जो फसल गिरने लग जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी आंधी आई, देखा होगा बाजरा पूरा सो जाता है, तो उसमें ग्रोथ तो कर गया, लंबाई हाइट तो आ गई। या गेहूं में भी देखा होगा, कई बार थोड़ी सी हवा आ जाती है, पूरा लंबे वाला जो गेहूं होता है वो पूरा सो जाता है, लेट जाता है, और सो जाएगा तो बेचारे के ऊपर वो दाने, उसमें जो ईयर है बाली के अंदर, वो दाने नहीं बनेंगे। तो समस्या है ना। तो एक्सिस यूज भी नहीं करना चाहिए इसका भी। ऐसे नहीं कि हाँ 6-7 कट्टे दे दें एक साथ, चलो अब की बार बारिश और हो गई, अब और देखो पड़ोसी वाले से ज्यादा अच्छी फसल होगी अपनी, तो ऐसा भी नहीं। एक्सिस यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आर हैजार्ड टू दी क्रॉप्स, उनके लिए वो नुकसानदायक होते हैं, हैजार्ड करते हैं उनके अंदर। तो एक्सिस यूज से ज्यादा क्या होगा? वो अधिक कोमलता के कारण से, अधिक बढ़वार के कारण से क्या है? फसल गिरने की समस्या सबसे ज्यादा होती है, क्रॉप लॉजिंग जिसको कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, रोग एवं कीट पतंगों का आकर्षण अधिक होता है। कीट पतंगों का आकर्षण मतलब इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज आर द मोर सीवियर इन दीज टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स। बताओ क्यों होता है इनका? पौधा कोमल हो जाएगा खाने, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। लेकिन वो केवल आप बात कर सकते हो
चेपा, व्हाइट फ्लाई, एक दो कीटों की जो बिल्कुल कोमल होते हैं उनको क्या चूसते हैं, सक्लेंट करते हैं। अब ये मान लो जो छेद कर दे लकड़ी में, उसका क्या है, उसको क्या प्रॉब्लम है उसके लिए? तो अब बताओ, कलर क्योर होगा, ठीक है मानते हैं, क्योंकि दे हैव द मोजेक दृष्टि, उनके अंदर मोजेक दृष्टि। देयर आर सो मेनी ओमिटीडिया, बहुत सारे ओमिटीडिया पाए जाते हैं उनकी आंखों में, ये भी मान लिया, कलर की ओर आकर्षित हो गए। और बता, दो ही मालूम छो, अब देख आप बता दें। हाँ, क्या पॉइंट क्या था? रोगों कीटों के आकर्षण, कैसे आकर्षण होगा कि खाते क्या है वो, क्या खाते हैं कीट, क्या खाते हैं? पौधे का ऊपरी भाग, मैंने तो सुना जड़ को भी खाते हैं, है? दीमक, सफेद लट भी खाती है, वो भी कीट ही है, वो मनुष्य नहीं है। आप सही बता रहे हो, मैं आपकी बेइज्जती नहीं करा। अब मैं बता देता हूं। अरे खाते क्या है, मतलब प्रोटीन। उनको चाव किसका है? उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का, पौधे से लगाव नहीं है उनका, उनमें पाए जाने वाले पदार्थ कौन से हैं, जितनी क्वांटिटी में ज्यादा होगा उस पौधे पे उतने ही ज्यादा इंसेक्ट रहेंगे। द प्रोटीन हैव द लार्जेस्ट कंटेंट, अगर प्रोटीन ज्यादा कंटेंट के अंदर है तो इंसेक्ट क्या सोचेगा, मुझे तो खाने का मामला ज्यादा ही मिल रहा है इधर, ठीक है, उस पर अटैक करेगा। तो एक्सिस यूज ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीज द इन्फेस्टेशन ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीजेज, ज्यादा नाइट्रोजन के प्रयोग से कौन आकर्षित होते हैं? कीट एवं बीमारियां। अब बीमारियां किसके कारण से होती है? या तो वायरस के कारण से होगी, या फंगस के कारण से होगी, या किसी बैक्टीरिया का। अब वो भी तो बेवकूफ है, उनको भी तो खाने के लिए चाहिए कुछ। अरे जिधर ज्यादा अपने को खाने का मिलता है ना, उधर ज्यादा आ ही जाते हैं संपर्क में। अरे यार पैसे वाला इधर टच में रहते हैं, यार ये तो वीआईपी है, थोड़ा अच्छी है, तो ऑब्वियसली कीटों में भी यही है, ज्यादा किधर खाने का मिलता है तो वो उधर पैर खींचा चला जाता है, तो वो आकर्षण का ज्यादा नाइट्रोजन प्रयोग होगा, एक्सिस यूज है, फसल गिरेगी भी, साथ में कीट पतंगे और बीमारियों का भी प्रकोप होगा। अरे सुपरवाइजर हो, कल जाके क्या बताओगे? सर रंग परिवर्तन हो जाएगा। शाबाश, वेरी गुड बताया, अच्छा बताया इसने। कोमल हो जाएगा पौधा, तो जैसे चेपा वगैरह है, आपका एफिड है, उसको खाने में सुविधा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये स्टूडेंट मेरा ही है, तो खाने उसमें क्या है, वो आसानी से अपने जो भी माउथ पार्ट्स है उनको उनको फसलों के ऊपर डालेगा और आसानी से उसमें से पदार्थ ले लेगा, कोमल हो जाती है फसल, तो उससे आसानी होती है कुछ जो चूसने वाले कीट हैं उनके लिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट लिखिए इसी में, गन्ने में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है। शर्करा, शुगर, ठीक है। शर्करा की मात्रा कम कैसे होगी? कि मुख्य रूप से ज्यादा इसका यूज करेंगे तो धीरे धीरे वहां पे अटैक, डिजीज और कीटों का प्रकोप ज्यादा होगा। कीटों का प्रकोप ज्यादा होगा तो उसमें बनने वाली जो ब्रिक्स है, जो 18% होती है उसमें ब्रिक्स होती है, वो धीरे धीरे उसमें डाउन होती जाएगी, ठीक है। उसकी ग्रोथ तो होती जाएगी लेकिन उसमें शुगर कंटेंट कम होता जाएगा, तो ये भी आपकी समस्या है। तो नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन किसका अभिन्न अंग है? प्रोटीन और मुख्य रूप से आपकी किस किस का? क्लोरोफिल और प्रोटीन का अभिन्न अंग है, जिसके कारण से क्या है, उसमें पौधे के अंदर जो बनने वाले पदार्थ हैं वो ज्यादा बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, इनका भी अभिन्न अंग होता है मुख्य रूप से, और पौधे के अंदर इनका ज्यादा यूज करेंगे तो फसल की गिरने की संभावना ज्यादा रहती है और कीट पतंगों का ज्यादा होता है, और गन्ने के अंदर चीनी की मात्रा। अब देखो क्वेश्चन इस प्रकार से कि अगर ज्यादा नाइट्रोजन देंगे तो गन्ने में चीनी की मात्रा होगी कम, ज्यादा, बराबर, या नन ऑफ दीज, या प्रभाव नहीं होगा। तो चीनी की मात्रा क्या होगी? कम। किससे? एक्सिस यूज, ज्यादा प्रयोग से। ज्यादा प्रयोग किसके? नाइट्रोजन के। अब ऐसे मतलब नाइट्रोजन ज्यादा मिल रही तो चीनी भी ज्यादा आएगी, तो ठीक है। नेक्स्ट लिखो, फास्फोरस के कार्य। थर्ड लिखिए, फास्फोरस के कार्य। सबसे पहले, पौधों की जड़ों के विकास में सहायक। कौन? फास्फोरस सहायक होता है। तथा फलीदार पौधों में अधिक ग्रंथियों का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट, इससे कोशिका विभाजन शीघ्र होता है। थर्ड पॉइंट, बीज स्वस्थ उत्पन्न होते हैं एवं बीजों का भार बढ़ता है, वजन बढ़ता है, मोटे होते हैं, सुडौल होते हैं। स्वस्थ होंगे तो सुडौल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फसल में फूल शीघ्र आते हैं तथा दाने जल्दी बनते हैं।
लास्ट पॉइंट लिखिए, ये ऊर्जा विनिमय मतलब मेन तो हो गया ना पौधों में एटीपी, यह ऊर्जा विनिमय एटीपी तथा आनुवांशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने में सहायक है। तो देखो पौधों में जड़ों का विकास फास्फोरस से क्या होगा, और सबसे मुख्य जो है वो एनर्जी ट्रांसफर, ऊर्जा का विनिमय, एटीपी का विनिमय कर रहा है, ठीक है। साथ में गुणों का भी ये ट्रांसफर करता है मुख्य रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। कैसे, ये थोड़ी मतलब ये क्या है, उसकी रूट्स जो ग्रोथ है, उसकी इंटरनल जो पार्ट है ग्रोथ, उनकी जो फलियों का जो आकार है, उनकी साइज है, सुडौलपन है, तो उसमें क्वालिटी आएगी। क्वालिटी आएगी तो वो एक रोप से क्या है दूसरी फसल में भी जाएगी। अब की बार सुडौल बीज उत्पन्न हुए हैं तो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उसमें भी क्या है उसकी उत्पादकता ज्यादा होगी। तो ये क्या है उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखता है मुख्य रूप से। नेक्स्ट लिखिए, पोटेशियम के कार्य, सभी फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि करता है, इसलिए गुणवत्ता पोषक तत्व कहलाता है। मतलब मेंटेन क्वालिटी, इसको क्वालिटी एजेंट कहा जाता है। किसको, पोटेशियम को। ये फसलों में गुणवत्ता मेंटेन रखता है, उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखता है। किसी फसल में अगर शुगर की बात करें तो शुगर की क्वांटिटी उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी। अगर किसी में साइज की बात करें तो उसकी क्वालिटी अच्छी है, जैसे आलू के अंदर बात करते हैं, और किसी फसलों के अंदर बात करते हैं रूट्स वाली है या वो किसी वेजिटेबल्स वाली है, तो उसमें क्वालिटी सही रखेगा। कौन सा आयन है, तो गुणवत्ता पोषक तत्व किसे कहते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गुणवत्ता पोषक तत्व किसे कहते हैं, पोटेशियम को। किसको कहते हैं, पोटेशियम को। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखिए, फसलों के गिरने कोमा सूखा सहन करने, ड्रॉट रेजिस्टेंस जिसको बोला जाता है, सूखा सहन करने, अंडरलाइन कर लेना इसको, सूखा सहन करने कोमा बीमारियों एवं कीट पतंगों के आक्रमण के प्रति रोधकता बढ़ाता है। कैसे, पोटेशियम कैसे करता है, सूखा सहन करना कैसे करता है, रंध्रों के खुलने व बंद होने के लिए मेन रेस्पॉन्सिबल आयन है पोटेशियम, है कि नहीं, ओके। ये रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा, आपने पहले बताया गुणवत्ता बढ़ाता है, क्वालिटी, उसको पौधे को स्ट्रॉन्ग। अब देखिए कई बार आपने किसी ने एग्रीकल्चर का है कोई यहाँ पे बीएससी के, देखो कई बार आपने, हाँ HPR एक होती है होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस इसको बोला जाता है। तो पौधे के अंदर, ये पौधा है अपना, उसके अंदर एक तो क्या आता है नॉन प्रिफरेंस, एक होता है एंटीबायोसिस, एक होता है उसमें टॉलरेंस। हिंदी में बता रहा हूं सारा कुछ, मतलब एक चीज को तो अपन क्या करते हैं कि प्रिफर ही नहीं करते, अपने को अच्छी नहीं लगती, ठीक है, अच्छी नहीं लगती तो उसके पीछे कोई कारण होगा, या तो अपन अपने को वो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, या अपने कुछ ना कुछ उसमें कमियां हैं, पहली चीज। तो कई कीटों को तो कोई जीवाणु बैक्टीरिया को इस प्रकार से पौधे से नफरत रहती है कि वो उसको अच्छा ही नहीं लगता, उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर, इंटरनली पार्ट उसके अंदर इस प्रकार से रेजिस्टेंस वो होगा उसमें। दूसरी कंडीशन क्या होगी, एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस मतलब वो क्या है कि उस पौधे में इस प्रकार से या तो उसमें कांटे रहेंगे या उसमें कुछ इस प्रकार की कंडीशन रहेगी कि पौधा उस जो कोई कीट है उसमें बैठने से नफरत करेगा, मतलब बिल्कुल कोमल कीट होगा, उसके वो चुभेंगे, बारीक बारीक स्पाइंस रहेंगे, जैसे कपास है, कपास के ऊपर आप हाथ, उस लीव्स के ऊपर हाथ फेरना, वो क्या है बारीक बारीक स्पाइंस होते हैं उसके ऊपर। तो बिल्कुल माइन्यूट इंसेक्ट है, बारीक कोई कीट है, बड़ा कोमल कीट है, वो बेचारा उसके पास ऊपर जाएगा तो वो तो क्या है उसको चुभन होगी, उसके तो कांटे चुभेंगे ना, तो वो नफरत करेगा। अरे तुम्हारे कीले लगा दे, यहाँ आओगे बैठोगे, तो ऐसा ही उनके समस्या है कि बेसिकली क्या है कि उनको जो कीट हैं उनके लिए वो एनवायरमेंट ठीक नहीं हो रहा। अब इनमें क्या है कि लास्ट एक इसमें आता है टॉलरेंस, कि उसके प्रति सहिष्णु, जिसको बोलते हैं नकटा, जिसको क्या कहेंगे नकटा, मतलब उस पेड़ के अंदर क्या हो जाता है
कि पोटेशियम अपने डाला वो मजबूत हो जाता है। आप ये मान लो खूब मजबूत हो, जिम करते हो, हैं आप ये मान लो कुछ अच्छा भोजन खाते हो, अच्छी प्रैक्टिस करते हो, तो आप 3-4 को तो क्या चांटा देके भगा दोगे, है ना। मेरे जैसे को तो आप समझोगे नहीं। तो क्या होगा उसके अंदर, आप में स्ट्रेंथ जो पावर है वो ज्यादा आ गया। ज्यादा आ गया तो आप में क्या टॉलरेंस पावर आ गया। टॉलरेंस मतलब सहिष्णु हो गया, आपको कोई अटैक नहीं कर सकता, कीट भी नहीं खाएगा आपको, पाले से भी आपको सर्दी भी ज्यादा नहीं लगेगी। टी शर्ट में आओगे आप क्लास के अंदर, कोई नहीं वो है ना, कई बुद्ध आदमी जीवन 5 पैर वाला नीचे भी है कोई हाथों में पहन के आएगी, तो वो क्या स्ट्रोंग नहीं हो। अंदर से इंसान अंदर से कमजोर होते हैं या फिजिकली रूप से वो कमजोर रहेंगे। लेकिन ये पौधे पोटेशियम के कारण से वो अपने को मजबूत नकटे बना लेते हैं। नकटे जानते हो ना, आपको पेरेंट्स कह रहे हैं, टीचर भी कह रहे हैं भाई पढ़ो पढ़ो, और कुछ भी कह रहे हैं, हस्बैंड भी आपके कह रहे हैं, या आपकी वाइफ भी कह रही नहीं अब की बार तो नौकरी लगो ये करो, है ना। लेकिन हाँ, नकटा होगा, कोई जरूरत नहीं है बोले, थोड़ा सुन लोगे फिर इस कान से। 3 प्रकार के लोग होते हैं ना, इस कान से सुने, ठीक है, इस कान से निकाले, इस कान से सुने, और इस मुंह से निकाले। इस कान से सुने, यहां गई बात और बाद में निकली। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द पर्सनालिटी इन आवर ह्यूमैनिटी। तो अपने अपन क्या उस टाइप के आदमी, या तो कुछ तो होते हैं इस टाइप के आदमी, इस कान से सुने इस कान से निकले, और कुछ होते हैं कि यहाँ सुनी, अरे ऐसा बोल रही थी, ऐसा बोल रहा था है, या फला ऐसा कर रहा था, तुरंत वो कहा, उसको माइंड में नहीं लिया। सीधा बोलने वाला होता ना, इधर से सुना इधर से निकाल दिया, बस कोई मतलब नहीं उसको। कुछ लोग होते बात को सुन के उसको एनालिसिस करते हैं माइंड के अंदर, दे हैव दी एनालिसिस, एनालिसिस करने के बाद में उस बात को मॉडिफाई करके वो बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, पावर आ जाएगा, सुडोल बन जाएगा। अब उस पर कोई अटेगा, आप उसको मारो, उसको कोई कीट आए उसके पास में, या उसमें कोई बीमारी आए या कोई, वो उसको सहन कर लेगा। तो पाले के प्रति, या उसको किसके प्रति, ड्रोट के, सूखे के प्रति, कीटों के प्रति, बीमारियों के प्रति, जो सहिष्णु बनाने वाला जो आयन है उसका नाम है पोटेशियम। कौन सा आयन, पोटेशियम। किक मार देता है, के फॉर किक, किसके, बीमारियों के, कीटों के और सूखे के। किक फॉर पोटेशियम और किक फॉर, ये सारे पोटेशियम क्या करता है इसके अंदर, वो उनको रेजिस्टेंस बनाता है। क्लियर, सबके समझ में आया? ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। पौधे में पोषक तत्वों के वहन में सहायक, वहन ट्रांसपोर्ट में, वहन में सहायक, क्यों अपने ऊपर बैठा के सबको पोषक तत्वों को ले जाता है पौधे में। जो जाइलम पार्ट है, फ्लोएम पार्ट है, तो पोषक तत्व, सॉरी, जो जाइलम पार्ट है उसमें ये हेल्प करता है पोटेशियम आयन। कौन सा आयन है, ट्रांसपोर्ट के अंदर कौन सा आयन हेल्प करता है, पोटेशियम आयन। नेक्स्ट लिखिए, पोटेशियम अनेक एंजाइमों को सक्रिय करता है, एंजाइम एक्टिवेटर बोलते हैं पोटेशियम। और लास्ट लिख लो, यह पौधे में कोशिकाओं के आयनिक संतुलन तथा स्फीति बनाने, स्फीति टर्जिडिटी, स्फीति बनाने में सहायक होता है। आपने देखा होगा ये जो रंध्र हैं, किडनी शेप्ड जो रंध्र होते हैं, अंदर की कोशिकाओं को सामान्य रूप से इनको बोलते हैं गार्ड सेल, रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। और इनके खुलने और बंद होने के लिए और स्फीति दाब को, जो टर्जिडिटी, टर्गर जो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए पोटेशियम आयन जिम्मेदार होता है। तो कोशिका में स्फीति बनाए रखने के लिए पोटेशियम इंपॉर्टेंट होता है। क्वालिटी एजेंट बोलते हैं, गुणवत्ता इसको रक्षक बोला जाता है, किक मारने वाला पदार्थ तत्व बोल सकते हैं, कि किसके, बीमारियों के, सूखे के, पाले के और आपके कीटों के, ठीक है। कौन, पोटेशियम। क्वालिटी भी बढ़ाता है पौधे के अंदर, सुडोलपन लाता है उसके अंदर, उसकी क्वालिटी, शुगर कंटेंट, वो सारा उसमें अच्छा करता है, वो पोटेशियम करता है। कीट रोगों इनसे एस्केप बचाता है। तो ये सारा किसका काम है, ठीक है, पोषक तत्वों के ट्रांसपोर्ट के लिए वाहन के रूप में ये सहायक होता है। दैट्स ऑल, और बाकी के कल करवाएंगे।